सो वेलकम एस्पिरेंट्स। एज आप सबने न्यूज़ में भी सुना होगा कि केरला का नाम चेंज करके केरलम किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग फिर आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में आर्टिकल 3 से क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिकल 3 मतलब पार्ट 1 से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम आर्टिकल 3 को अच्छे से देखेंगे इस वीडियो में और बाकी थोड़ा बेसिक देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 3 का एक बेसिक सा देख लेते हैं कि इसमें 5 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में दो चीज़ों की बात करता है वो, कि दो तरीके से फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हो सकता है। एक कि किसी स्टेट के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, और दूसरा कि दो स्टेटों में से कुछ कुछ एरिया लेके एक अलग से स्टेट बना दी। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीकों से हमारी स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए जो वो टर्म यूज़ करता है वो एक टर्म यूज़ करता है सेपरेशन, ठीक है, एक टर्म यूज़ करता है यूनाइटिंग। तो ये आ गया आपका आर्टिकल 3A में। देन 3B की बारी है, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, वो इसके अंदर है। देन आर्टिकल 3C टू डिक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट। देन आर्टिकल 3D टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द कंसर्न स्टेट। एंड देन आर्टिकल 3E जो कि अभी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, नेम चेंज ऑफ द स्टेट। ठीक है, अभी हम इसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे आगे कि कैसे कैसे इसका नेम चेंज किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, सब देखेंगे। पहले कुछ इससे पहले हम एक बेसिक देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये पार्ट 1 में है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 का नाम है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो है सारी चीज़ें दी होती है, स्टेट के नाम, यूटीज़ के नाम, उनकी बाउंड्रीज, उनका क्षेत्रफल, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन है पार्ट 1 में। देन उसके बाद आर्टिकल 1 आता है। इसके अंदर आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया डेट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरल ऑफ स्टेट्स नहीं है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देन आर्टिकल 2 है इसके अंदर। आर्टिकल 2 में बेसिकली हम बात करते हैं कि इंडिया के बाहर की जो अगर टेरिटरी है, हमको उसको इंडिया के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 2 के अंदर कवर होता है। बहुत बेकार मैप बनाया मैंने, एनी हाउ। ठीक है, तो इसमें भी दो तरीके की बात करी जाती है, एक एडमिशन, एक इस्टेब्लिशमेंट। एडमिशन मतलब ऑलरेडी कोई टेरिटरी एग्जिस्ट करती है, उसको हम इंडिया में इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि अभी कोई टेरिटरी वो प्रॉपरली रिकोगनाइज नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, और उसको हम इंडिया में इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो मतलब हम बाहर से लेके आएंगे, एक बार पता नहीं कैसे, हाँ ऐसा ही कुछ। ठीक है, जो बाहर से हम अगर कुछ लेके आते हैं इंडिया के अंदर, तो उसे हम आर्टिकल 2 में कवर करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल 2 और 3 में। आर्टिकल 2 में हम बाहर की टेरिटरीज़ की बात करें जो इंडिया में अभी फिलहाल में नहीं है और उसको ला रहे हैं। आर्टिकल 3 में हम बात करते हैं जो ऑलरेडी इंडियन की टेरिटरी है, उसमें कुछ चेंज वेज करे। तो ये आर्टिकल 3 पढ़ा हमने। देन अभी हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि नेम चेंज कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले कंसर्न स्टेट, जो कि इस केस में केरला है, उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा, पार्डन माई स्पेलिंग्स, और एक रेजोल्यूशन पास करेगा, उसे सेंड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, MHA, यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको असेस करेगा, स्टडी करेगा, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको अप्रूव करता है तो इसको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में भेज देगा। ठीक है, जिसमें आपको याद रखने वाली है कि वो इकोनॉमिक में भेजेगा, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजेगा बेसिकली, एंड देन जो इंटेलिजेंस आपकी एजेंसीज है उसमें भी भेजेगा। इनसे भी अप्रूवल मिलने के बाद MHA जो है वो हमारा एक कैबिनेट रिपोर्ट बोल सकते हैं, उसको प्रिपेयर करता है। ठीक है, देन उसको सबमिट कर देता है पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट को सबमिट करने के बाद इसको स्टडी करता है प्रेसिडेंट। ऑलराइट, एक स्लाइड ले लेते हैं दूसरी, एक सेकंड का टाइम दो। ठीक है, प्रेसिडेंट ने स्टडी करी। अब प्रेसिडेंट इसको किसी भी हाउस में भेज सकता है, दोनों हाउस में इसको ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये देख लेना कि ये जो बिल है टू चेंज द नेम, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ही किया जाता है। ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन। तो प्रेसिडेंट इसको लोकसभा भी भेज सकता है, राज्यसभा भी भेज सकता है, पर इसको भेजने से पहले वो कंसर्न स्टेट से डिस्कस करेगा, कंसर्न स्टेट से उसके व्यूज़ मांगेगा। ठीक है, और ये व्यूज़ जो है वो हमारे मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। एक चीज़ जो और याद रखनी है, जब पहली बार बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो कंसर्न स्टेट से पूछना जरूरी है, पर जब अगर हम दोबारा से उस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बार बार कंसर्न स्टेट से व्यूज़ लेना जरूरी नहीं है। फिर हम कंसर्न स्टेट को बाईपास कर सकते हैं, प्रेसिडेंट डायरेक्ट रिकमेंड कर सकता है जिस हाउस को उसको रिकमेंड करना है। ठीक है, इतना आप याद रखो यहाँ पे। देन लोकसभा, राज्यसभा, एक चीज़ और यहाँ पे मैंशन करनी है कि ये जो बिल है नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 368 है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 में नहीं आता, तो मतलब ये इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आता है तो ये फिर सिंपल मेजोरिटी पे काम करता है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ वो स्पेशल मेजोरिटी वाला केस नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 50% +1, और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस।
ठीक है, ये अपने आप में अच्छी टर्म्स हैं जिनके ऊपर अलग से वीडियो बन सकती है, तो अगर टाइम लगेगा तो मैं बना दूंगा, ऐसा कोई सीन है। पर फिलहाल के लिए अब ये याद रखो कि ये आर्टिकल 368 में कवर नहीं है और सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। सो ऑलराइट, एक चीज़ जो और याद रखनी है कि ये जो पूछना पुछाना है ना, ये यूटी के केस में मैंडेटरी नहीं है। ओके, और जो इसकी व्यूज़ है ये पार्लियामेंट पे मैंडेटरी नहीं है, ये भी देख लो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, जब ये पूछना पुछाना मैंडेटरी नहीं है यूटी के केस में, इसके व्यूज़ मैंडेटरी नहीं है स्टेट के केस पे पार्लियामेंट के ऊपर, तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट का नेम, बाउंड्री, ये सब चेंज कर सकती है बिना उसकी मर्ज़ी के। ऑलराइट, तो जो ये वाला प्रोसीजर है ना, कंसर्न स्टेट रेगुलेशन, MHA, ये वाला इतना, ये मैंडेटरी नहीं है, इस केस में है। केरला वाले केस में ये हुआ है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो। सीधा ही पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है। उसको ये ज़रूरत नहीं है कि कंसर्न स्टेट रेगुलेशन पास करेगी फिर MHA सब करेगी तो ही बिल इंट्रोड्यूस होगा। बिना इसके इन्वॉल्वमेंट के भी बिल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस में। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये बात जो भी बोला है वही भी यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, ये सब चीज़ें। ठीक है, इंडिया इज़ अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ऑलराइट, एक बार आर्टिकल 4 भी देख लो। आर्टिकल 4 कुछ नहीं, जो हम पढ़ चुके हैं वही आर्टिकल 4 हमें कहता है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 जो हैं वो नहीं आते हैं अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर के अंदर नहीं आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब सिंपल मेजोरिटी है, हमने जैसे पढ़ा, और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये चीज़ है। अब सवाल पैदा होता है कि हमने तो बाकी देशों से तो हमने ले लिया, टेरिटरी गैदर कर ली, मान लो अपनी किसी को देनी पड़ जाती है अगर, तो वो आर्टिकल 368 में कवर होगा। उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं हो पाएगा अगर हमने अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देनी है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, बाउंड्री डिस्प्यूट अगर हो जाता है, बाउंड्री डिस्प्यूट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इसको हमारा एग्जीक्यूटिव संभालेगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड वो सब चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव देखेगा इन चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। आपके लिए काम है कि आप कमेंट में बताओगे कि हमारा 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है। ठीक है, ये 1960 में हुआ था, इसमें हुआ क्या था ये आप कमेंट करोगे। इतना पढ़ा है आप, अगर यहाँ तक आए हो आप, तो हक बनता है कि ये चीज़ आप कमेंट में लिखो, दूसरे बच्चों की भी हेल्प होगी। अगर कोई नहीं लिख रहा तो मैं लिख दूंगा। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।